हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। एंड आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। वन शॉट वीडियो है, जितना भी आपका सिलेबस आने वाला है मिड टर्म एग्जाम्स में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं करवा दूंगा इस एक ही वीडियो में, और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्लास 11 ईएसपी आपको सर्च मारना है, और आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट जरूर करें www.eklavyastudypoint.com। वहां पे भी आपको नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। देखो, मैं गिने चुने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, यहीं से ही मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर आ सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ बैग ऑफ बोरोविंग। डिस्कस कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हमने बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजंस को बोरो किया है, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने चीजें ली हैं, वो बताना है। तो देखो भाई, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो सोर्सेस बहुत अलग अलग देशों से हमने बहुत कुछ लिया है। ठीक है, कनाडा से भी बहुत कुछ लिया है, अमेरिका से भी बहुत कुछ लिया है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, अफ्रीका। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एक तरीके से सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आप देखोगे क्या लिया गया है, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है हमारे यहाँ पे इलेक्शंस में, कि ज्यादा वोट से जो जीतेगा वो विनर होगा, ये वाला प्रोविजन हमने ब्रिटेन से लिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म जो होती है हमारी गवर्नमेंट की, वो हमने ब्रिटेन से ली। रूल ऑफ लॉ का जो आइडिया है, यानी कि कानून के आगे सब बराबर होंगे, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। स्पीकर जो होता है, जो हमारा लेजिस्लेचर में लोकसभा के अंदर जो होता है, ठीक है, वो हमने ब्रिटेन से लिया। जो हमारा लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो हमने ब्रिटेन से लिया। और अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए और प्रीएम्बल ली। और जुडिशरी जो हमारी इंडिपेंडेंट है वो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए स्टेट के। और जो राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है वो हमने आयरलैंड से लिया। और इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो हमने आयरलैंड से लिए। और कनाडा से हमने क्वासी फेडरल गवर्नमेंट का जो जो एक नियम है वो लिया। क्वासी फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि यानी कि जहां पे पावर को शेयर किया जाता है स्टेट और सेंटर के बीच में, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आप इस सॉरी ये इसका कंक्लूजन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बैग ऑफ बोरोइंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से इसको लिया गया है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप देखोगे गवर्नमेंट को जो काम करने होते हैं, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं, ठीक है। और जो अलग अलग ब्रांच होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल ब्रांचेस, ये कैसे काम करेंगी, उनका क्या रोल होगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बताता है। गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, उसकी पावर को कुछ लिमिट्स भी लगानी जरूरी है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि गवर्नमेंट के लिए भी कुछ कानून वगैरह बताता है। और प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स। मान लो आपके जो आपके राइट्स होते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो इस चीज की गारंटी देता है। जो आपकी आज़ादी है, फ्रीडम है, आप चाहे बोल रहे हो, आप किसी भी धर्म को अपना रहे हो, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही हो पाता है। और लीगल स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए, कोई भी जगह है, अगर वहां पे लॉज, कानून, लॉ ऑर्डर नहीं होगा तो वो कभी भी डेवलपमेंट वहां पे नहीं हो पाएगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। सो एक स्टेबिलिटी के लिए, एक लीगल सब कुछ अच्छे से रहे, उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी होता है। और गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी के एस्पिरेशंस को पूरी करे। और जो है, जैसे जाति का भेदभाव होता था इंडिया में, गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया। कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल इस चीज को बोला गया है कि अगर कोई जाति का भेदभाव करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो एक तरीके से ये बहुत जरूरी हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे पूरे सरकार में डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। लॉज कैसे बनेंगे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिट लगाना, ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। और फंडामेंटल राइट्स वगैरह भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है।
तो फंडामेंटल राइट्स में क्या है ना, ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आप अगर यहाँ पे देखोगे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो पूरी सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है, पूरे समाज के भले के लिए होते हैं। और गवर्नमेंट जो है, आप अगर कहो कि फंडामेंटल राइट्स की तो गारंटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप ये कह सकते हो कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट छीन रहा है, आप जा सकते हो जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी आपकी कोर्ट है। बट आप अगर देखोगे जो डीपीएसपी होते हैं उनके वॉयलेशन पे इतना ज्यादा कोई मतलब जुडिशरी में आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं होती। आगे है एक्सप्लेन द रिट्स विच द सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर देता है जिसको हम रिट्स कहते हैं, और ये अलग अलग रिट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इसके पास एक पावर है कि ये कुछ ऑर्डर करता है, ठीक है, और कुछ डायरेक्शंस दे सकता है गवर्नमेंट को, और ये स्पेशल ऑर्डर भी आप इसको मान सकते हो, इसको आप रिट कहते हैं। सबसे पहला रिट है हबीस कॉर्पस। ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ये एक पावर होती है, ये ऑर्डर दिया जाता है कि जिस भी बंदे को अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है तो उसको जल्द से जल्द आप मान के चलो कोर्ट के सामने लाना ही लाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो अरेस्ट किया गया जो बंदा है, ये इसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, इलीगली अरेस्ट किया गया है, तो कोर्ट उसको छोड़ सकती है, ये कोर्ट के पास राइट है। मैंडामस दूसरा रेट होता है। इसमें क्या होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि कोई भी ऑफिशियल अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है, सरकारी कर्मचारी, या किसी के राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो ये उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकता है। प्रोहाइबिशन, ये क्या है, ये राइट है भाई सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास होता है, अपने से लोअर जो उनसे नीचे कोर्ट होती है उसको ये कह सकते हैं कि भाई आपके पास जितनी पावर है उतनी ही यूज करो, अपनी पावर से ज्यादा किसी डिसीजन पे मत जाओ, ठीक है। तो ये रोक सकता है। मान लो हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कह सकता है कि आप उतना ही काम करो जो आपकी कैपेसिटी का है, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कह सकती है, ठीक है। आगे क्या है, को वारंटो। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा बंदा that a person is holding office but is not entitled to hold that office, the court issues a writ of quo warranto। अगर कोई ऐसा इंसान जो किसी पद पर है और वो गलत तरीके से है, सरकार को लगता है कि ये गलत तरीके से, तो सरकार उसको रोक सकती है उस पद पर रहने से। सर्टियरी, इसमें ये क्या है कि हाई कोर्ट जो होती है वो लोअर कोर्ट को ये कह सकती है कि आप अपना केस जो है वो ट्रांसफर कर दो, यानी कि अगर कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है तो वो केस आप सुप्रीम कोर्ट में मंगवा सकते हो, या अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है तो आप हाई कोर्ट में मंगवा सकते हो अपने से नीचे। और हबीज कॉर्पस मैंने आपको बता ही दिया है पीछे। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एफपीटीपी सिस्टम एंड पीआर सिस्टम। फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ये दो सिस्टम हमारे इलेक्शन के होते हैं। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, देखिए। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, पूरी कंट्री छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दी जाती है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। मान लो एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं तो दिल्ली में बहुत सारी सीट होती हैं, ठीक है, लगभग 70 सीट होती हैं, 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, 70 एमएलए होते हैं, समझ आ रहा है। और वोटर जो है वो अपने कैंडिडेट को वोट डालते हैं, आपको अपने एमएलए का नाम पता होता है। पार्टी जो होती है हो सकता है उसको ज्यादा सीट्स मिल जाएं, जितने उसको वोट मिले हैं उससे ज्यादा सीट्स भी मिल सकती हैं। ये सिस्टम इंडिया और यूके में चलता है। वहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में बड़े ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं, बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं किसी एक इलाके से। वोटर जो है वो पार्टी के लिए वोट करते हैं, और जितने आपको सीट मिलती है वो आपके वोट के हिसाब से मिलती है, जितने परसेंटेज आपकी वोट की होगी उतनी परसेंट आपको सीट्स मिलेंगी, ठीक है, लेजिस्लेचर में। तो इसका एग्जाम्पल है इजराइल और नीदरलैंड, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, आप याद कर सकते हैं। What are the drawbacks of Indian electoral system या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। आपके हिसाब से हमारे देश के अंदर इलेक्शन जो होते हैं उसके अंदर जो पूरा ये सिस्टम है, क्या कमियां हैं। तो एक तो बहुत ज्यादा नेता लोग पैसा उड़ाते हैं, जनता का ही पैसा उड़ा देते हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। कई नेता वोट खरीदते हैं, परचेजिंग ऑफ वोट चलता है। कई नेता कम्युनलिज्म स्प्रेड करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़वाते हैं। कई नेता जो है वो झगड़े करवाते हैं, कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट मांगते हैं। कई जो है नेता क्रिमिनल भी होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं क्राइम वगैरह में, फिर भी नेता बन जाते हैं।
कई नेता पॉपुलर प्रोमिस करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर बाद में कुछ नहीं करते। तो ये हमारे ड्रॉबैक्स हैं, इलेक्शन सिस्टम के कुछ फॉल्ट हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने तरीके के एग्जीक्यूटिव होती है या गवर्नमेंट के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट ही मेन होता है। जैसे यूएस है, अमेरिका में प्रेसिडेंट को मेन समझा जाता है और इसमें प्रेसिडेंट ही पावरफुल होता है। अमेरिका में और ब्राजील में ये सिस्टम चलता है। फिर आता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम दोनों का मिक्सअप पाया जाता है। इसमें प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है, जैसे पुतिन है रशिया के, और प्राइम मिनिस्टर के पास भी सिग्निफिकेंट पावर होती है। और प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, वहीं प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। कंट्रीज हैं इसमें रशिया और श्रीलंका। फिर आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हमारे इंडिया में चलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोकसभा, राज्यसभा, और इसके अंदर जो प्रेसिडेंट है वो नाम का होता है, नॉमिनल हेड होता है, वो देश का मुखिया होता है, मोनार्क की तरह आप मान के चलो। और मेन पावर जो होती है वो पीएम के पास होती है। आपने पीएम मोदी का ज्यादा नाम सुना होगा, प्रेसिडेंट का कम सुना होगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में पावर जो होती है ज्यादातर वो पीएम के पास होती है। इंडिया और यूके में ये सिस्टम चलता है। डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब आपको पीएम की पावर बतानी है। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है, यानी कि जो पूरी गवर्नमेंट में जितने मिनिस्टर्स हैं सबका हेड पीएम होता है। कैबिनेट जो होती है, जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं उन सबकी जो कैबिनेट एक बनाई जाती है, उसमें मेन जो लीडर है वो पीएम ही होता है। फॉरेन अफेयर्स के जितने भी मामले होते हैं, यानी कि दूसरे जो देशों के साथ कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने हैं, किसके साथ दुश्मनी करनी है, किसके साथ दोस्ती करनी है, ये भी प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है। और इमरजेंसी में कुछ पावर होती है पीएम के पास में। अगर पीएम को लगता है इमरजेंसी लगानी है तो वो प्रेसिडेंट को सजेस्ट या एडवाइस कर सकता है कि आप किसी तरीके से अगर कुछ गलत लग रहा है, हलचल हो रही है ऐसी, तो आप इमरजेंसी लगवा सकते हो। लेजिस्लेटिव रोल ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर होता है और जो भी बिल्स वगैरह होते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर भी उसको प्रोड्यूस कर सकता है, और जो डिबेट चलती है लोकसभा राज्यसभा में उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, देश की जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट करने का, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स। तो इसके अलावा जब देश पे संकट आता है, कोई क्राइसिस आ जाता है, जैसे कोविड-19 था या कोई भी ऐसा क्राइसिस आता है, तो सभी लोग प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखते हैं और प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे डिसीजन मेकिंग का काम करता है। और प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर ही होता है, चाहे किसी की अपॉइंटमेंट करनी हो, ठीक है, या किसी की माफी दिलवानी हो, कोई और इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं देश के, तो उसमें वो एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की क्यों जरूरत है, क्या होता है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट से क्या होता है, सिटीजन्स जो होते हैं इंडिया के वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम सिटीजन ही नेता बनते हैं आगे जाके, तो पार्लियामेंट में जाके ही हम सारे डिस्कशन करते हैं। और लेजिस्लेटिव प्रोसेस हमारा पार्लियामेंट में ही होता है, जो भी कानून बनता है वो पार्लियामेंट से बनता है। फाइनेंशियल कंट्रोल जो होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू के ऊपर वो भी पार्लियामेंट से ही होता है, यानी कि गवर्नमेंट पब्लिक फंड को पार्लियामेंट की परमिशन के बिना खर्च नहीं कर सकती। ये नहीं आप पैसा उड़ाते फिर रहे हो बिना परमिशन। और इट इज इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच। इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हो कि पार्लियामेंट से ही मतलब सब कुछ कंट्रोल होता है, मोस्टली चीजें। अब डिफरेंशिएट बिटवीन द पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है इनकी पावर में। लोकसभा के अंदर आप मनी बिल ला सकते हो, नॉन और मनी दोनों ही ला सकते हो, बट राज्यसभा में नॉन मनी बिल्स ही आते हैं और आप मनी बिल्स यहाँ पे नहीं ला सकते। ये जो होता है लोकसभा, ये टैक्स वगैरह, बजट वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह यहीं पर आती हैं, यही अप्रूव करता है। और राज्यसभा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वगैरह में अप्रूवल दे सकता है। लोकसभा जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप लोकसभा में, कुछ सवाल होते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। अगर मान लो किसी देश का प्रधानमंत्री आपको लग रहा है, अपने ही देश का अगर लग रहा है अच्छा काम नहीं कर रहा, तो आप लोकसभा के अंदर ये कह सकते हो कि हमें विश्वास नहीं है इन पे, और अगर वोटिंग होती है अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर तो उनको छोड़ना पड़ेगा अपना पद। और इसके अलावा राज्यसभा में भी ये सेम ही चीजें होती हैं।
और लोकसभा जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन और रिमूवल में, वाइस प्रेसिडेंट और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और हाई कोर्ट के, उसमें पूरा पार्टिसिपेट करता है। और वहीं राज्यसभा जो है वो भी पूरा पार्टिसिपेट करता है। और लोकसभा बहुत सारी कमिटीज को बनाता है, कमीशंस को बनाता है, ताकि वो और अच्छे से काम कर सके पार्लियामेंट हमारा। राज्यसभा जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है और स्टेट्स की पावर को प्रोटेक्ट करता है। सो ये दोनों में आप लिख सकते हो। डिस्क्राइब द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो क्या है, क्या क्या राइट्स हैं। तो एक तो इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना। और इसके अलावा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो झगड़े होते हैं उसको भी यही देखता है। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी यही देखता है सुप्रीम कोर्ट हमारा। और इसके अलावा मान लो कोई और कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है तो उसको ये अपनी तरफ बुला सकता है, ट्रांसफर करवा सकता है। इसके अलावा अपील के लिए सबसे टॉप जो आप कह सकते हो एक तरीके से जो हमारे यहाँ पे कोर्ट होती है वो सुप्रीम कोर्ट ही होती है। अगर हाई कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिलता तो आप ऊपर जा सकते हो लास्ट सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है। और क्या है, एडवाइजरी। प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट एडवाइज कर सकता है, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है, मैटर कोई पब्लिक की भलाई के लिए, तो उसमें आप एडवाइस दे सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जो होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। देखो हमारी जुडिशरी पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है, ठीक है। जो काम उसका पहले नहीं होता था वो काम भी वो कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में अगर पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बारी दिल्ली गवर्नमेंट को फटकार लगा देती है कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो जनता के लिए। यानी कि हमारी जुडिशरी एक्टिव हो रही है। यहाँ पर लिखा है जुडिशियल एक्टिविज्म जो है हमारा बढ़ता जा रहा है जब से PIL वगैरह आया है। PIL में क्या है, मान लो कोई बंदा खुद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता तो कोई और आपके बिहाफ पे आपकी पूरी जो भी है PIL रेडी करके वो वहां पे दायर कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है आफ्टर 1979 एंड 80 थ्रू PIL एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, जज जो है वो ऐसा लगता है कि लोगों की भलाई के लिए ज्यादा सोचने लगे हैं अब, ठीक है। खुद सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर निकाल देता है बहुत बारी, जैसे कि विमेन की वर्क कंडीशन, जो जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं वहाँ की कंडीशन अच्छी हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस निकाली थी, विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है। कि जो मतलब वो एक तरीके से कानून ही बन गया कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए महिलाएं जहाँ भी काम करेंगी। तो इसके अलावा एनवायरमेंट के ऊपर कभी कभी सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और अभी जैसे कोविड-19 के टाइम पे लॉकडाउन में सिलेंडर खत्म हो गए थे, ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, वहां पे सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो गया था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, समझ रहे हो। तो जब हमारा कोर्ट एक्टिव हो जाता है ना, वही जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है। अब इससे क्या होता है कि जुडिशरी का वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ चुका है, ठीक है। और जुडिशियल एक्टिविज्म में बहुत बारी क्या होता है कि जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो सरकार के होते हैं ये वो भी खुद करने लगता है, तो ये थोड़ा सा गलत भी लगता है कभी कभी। एडमिनिस्ट्रेशन को ये काम करना चाहिए बट सुप्रीम कोर्ट कभी कभी ये काम अपने हाथ में ले लेता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मेरे हिसाब से। अगर आप इनको प्रिपेयर करते हो तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।